आपकी आपकी फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कवरेज जान लेते हैं कि हमारे इस चैप्टर में क्या क्या है, यानी कि ये वाला चैप्टर हमारे क्या क्या कॉन्सेप्ट्स कवर करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके 7 कॉन्सेप्ट्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको खुद भी पता चल जाएगा कि हमारा क्लास में कितना हो रहा है और आपका कितना छूट रहा है। पहली बात तो हमारा कुछ छूटेगा नहीं, और दूसरी बात आपको खुद ही पता चलता चले जाएगा कि हमने अपना अब तक क्लास में कितना कवर कर लिया। तो आपकी कोई क्वेरी नहीं रहेगी कि मैम अभी ये चैप्टर कितना दिन और चलेगा, कितने दिन और चलेगा। तो ऐसा कुछ हमारे साथ सीन होने वाला नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, सबसे पहले हम कवरेज देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमें कवर करना है व्हाट डू वी मीन बाय मैनेजमेंट। सेकंड कॉन्सेप्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। थर्ड कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। एंड द फोर्थ वन इज इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। फिफ्थ वन इज एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट। सिक्स्थ है लेवल ऑफ मैनेजमेंट। एंड द लास्ट वन इज कोऑर्डिनेशन, जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन इज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि कोऑर्डिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी फैक्टर है। तो ये हमारे चैप्टर की कवरेज है जो हमें कवर करनी है इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कॉन्सेप्ट बाय अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है हमारा मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि मैनेजमेंट इज नथिंग बट द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। अब इस डेफिनेशन को पूरा करने का टाइम आ गया, क्योंकि हम यहाँ पे डीप में करने वाले हैं। मैनेजमेंट की डेफिनेशन होती है इट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि मैनेजमेंट जो करता है वो एक मैनेजर करता है, और मैनेजर एक पर्सन है। तो उस पर्सन को अपने सबॉर्डिनेट यानी कि उसके अंडर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उसको उनसे काम करवाना है। तो वो उस काम को कैसे करवाएगा, वो उनसे काम क्यों करवा रहा है, पहला क्वेश्चन। तो आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है कि वो काम क्यों करवा रहा है, क्योंकि उसके माइंड में कुछ गोल्स हैं, उसको कुछ अचीव करना है। तो वो उनसे काम क्यों करा रहा है, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ चल रहा है, यानी कि जिसकी उसने प्लानिंग की थी, उसने किस चीज की प्लानिंग की थी, किसी पर्टिकुलर गोल को लेकर उसने प्लानिंग की थी। तो उसने लोगों से काम करवाया, अपने सबॉर्डिनेट से काम करवाया अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। और अपने एम्स को अचीव उसे ऐसे ही नहीं करना, उसको 2 चीजें ध्यान में रखनी है। पहली एफिशिएंसी और दूसरा है इफेक्टिवनेस। यानी कि ये 2 वर्ड्स आपके लिए यहाँ पर बहुत जरूरी है समझना। इफेक्टिव का मतलब क्या होता है? इफेक्टिव मीन्स विच इज रिलेटेड टू क्वालिटी, एंड एफिशिएंसी इज रिलेटेड टू कॉस्ट। यानी कि वो जिन लोगों से काम करवाना चाहता है तो उन लोगों को काम करवाने के लिए वो कुछ गोल अचीव करना चाहता है, और वो गोल उसे 2 तरीके से इस्तेमाल करने हैं, 2 तरीके से उसे अचीव करने, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली का मतलब है कि उसे अपना प्रोडक्ट या फिर जो भी सर्विस वो अवेयर कराना चाहता है तो उसे अपनी सर्विस या फिर प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी मेंटेन रखनी है, और उसे अपनी कॉस्ट को भी कम से कम करना है। यानी कि अपनी कॉस्ट को उसे जितना कम वो कर सकता है मिनिमाइज, उसको उतनी कॉस्ट उसे अपनी कम रखनी है। तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन हमने यहाँ पर क्या समझी कि दूसरों से काम करवाना अपने किसी उद्देश्य के लिए, कैसे, अच्छी क्वालिटी पर और कम कॉस्ट पर, उसको कहते हैं मैनेजमेंट। जो इन 4 बातों का ध्यान रखता है वो एक सही और वो एक क्वालिफाइड मैनेजर होता है, जो इन चारों चीजों को अच्छे से करवा सकता है। तो लास्ट समझ आता है दिस इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक को हम ये बोल सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स इज नथिंग बट अ फीचर ऑफ द मैनेजमेंट। तो अगर आपके पेपर में आ जाता है कि फीचर बताओ, तो फीचर को हम ये बोल सकते हैं, या फिर आप इसे कैरेक्टरिस्टिक या फीचर में से आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं। पेपर में ये दोनों वर्ड में ही आ सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं पहला क्या है आपका। पहला है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है कि आपने अपने माइंड में कोई गोल सोचा कि मुझे ये अचीव करना है। तो आपका जो मैनेजमेंट है, आपको मैनेजमेंट हेल्प करता है कि आप अपने गोल को कैसे अचीव कर सकते हो। कैसे हेल्प करता है वो आपको? बाय प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज। वो आपको दिशा निर्देश करता है, आपको दिशा देता है कि आपको अपने जो रिसोर्सेज हैं, अवेलेबल रिसोर्सेज, उनको कैसे ऑप्टिमम यूज करना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका परवेसिव। परवेसिव का सिंपल सा मीनिंग होता है जो सर्वव्यापक हो, जो सारे में फैला हो। तो मैनेजमेंट को हम क्या बोलते हैं? परवेसिव। यानी कि नेचर, मैनेजमेंट इज परवेसिव इन नेचर। यानी कि मैनेजमेंट को आप हर जगह पाओगे। जैसे एयर होती है ना, एयर को हम हर
हर जगह फील कर सकते हैं, हम उसको देख नहीं सकते बट हम उसको फील कर सकते हैं। तो परवेसिव का मतलब होता है कि मैनेजमेंट आपको हर ऑर्गेनाइजेशन में मिलेगा, हर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मिलेगा, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में मिलेगा। तो दैट इज कॉल्ड एज परवेसिव नेचर। नेक्स्ट है मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है जैसे ऑक्टोपस होता है ना, उसके कितने सारे हाथ होते हैं, तो ऐसे ही मल्टी डायमेंशनल का मतलब है कि मैनेजमेंट एक साथ कितने सारे काम करता है, उसके कितने सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। तो मैनेजमेंट क्या क्या कराता है, मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट ऑफ वर्क, उसको एट ऑफ सेम टाइम मैनेजमेंट ऑफ वर्क करना होता है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल करना होता है और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस करना होता है। यानी कि उसे जिन लोगों से काम कराना है उसे उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, उसको भी मैनेज करना पड़ेगा, उसे जिन लोगों से काम कराना है उसे उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, और उसे कौन कौन से टास्क, उसे कौन कौन से ऑपरेशंस फॉलो कराने हैं तो उसका भी मैनेजर को ही करना पड़ेगा। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो एक मल्टी डायमेंशनल फैक्टर है, मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम कंटिन्यूअस। ऑफ कोर्स मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि आप उसको एक बार में करा और उसको छोड़ दिया, मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन में आपने मैनेजमेंट सिर्फ एक बार आपने उसको पुट किया उसके बाद कोई लेना देना नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, आपको बार बार कंटिन्यूअसली बार बार उसको रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका लास्ट में चैप्टर आता है जिसका नाम होता है कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, कंट्रोलिंग में हमें ये देखना होता है कि हमने अपने एम्प्लॉय से काम तो करा लिया, अब हमें उसको फॉलो अप लेना है, फॉलो अप करने के बाद हम दोबारा से ये प्रोसेस दोबारा से रिन्यू कर देते हैं। तो इसलिए मैनेजमेंट को हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सेकेंड लास्ट आ जाता है आपका ग्रुप एक्टिविटी। ऑफ कोर्स मैनेजमेंट जो होता है इसको एक दूसरा सिनोनिम भी है इसका कि हम इसको टीम वर्क कहते हैं। मैनेजमेंट जो होता है ये ग्रुप एक्टिविटी है, कोई इंडिविजुअल पर्सन कभी भी मैनेजमेंट का काम नहीं कर सकता। आपने देखा होगा किसी भी कंपनी के अंदर कोई एक मैनेजर नहीं होता, कोई एक डायरेक्ट मैनेजर नहीं होता, बहुत सारे मैनेजर होते हैं। तो ये ग्रुप एक्टिविटी होती है मैनेजमेंट। द लास्ट इज इंटेंजिबल फोर्स। अभी मैंने आपको एक वर्ड यूज किया था कि जैसे एयर होती है, हम उसको देख नहीं सकते बट वी कैन फील इट। तो मैनेजमेंट भी एक ऐसा फोर्स होता है जो हमें हमारे टारगेट्स को अचीव करने में हेल्प तो करता है बट हमें दिखता नहीं है, लेकिन जब उसके रिजल्ट आते हैं तो वो हमें जरूर फील होते हैं। अब जैसे आपका एग्जाम है, अगर आपने अभी अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लिया कि मुझे जब एग्जाम आएगा तो एग्जाम से 2 दिन पहले मुझे अपना बस मेरा ये होना चाहिए कि मैं सिर्फ पेज पलट रहा हूँ, यानी कि आपको रिवीजन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपको सिर्फ पेज पलटने की जरूरत पड़े, ना कि आपको रात रात में जग के पढ़ना पड़े। तो अभी हमारे 7 कैरेक्टरिस्टिक खत्म हो चुके हैं। हमने सबसे पहले समझा था मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है, तो मैनेजमेंट मैं आपको बहुत बार समझा चुकी हूँ। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल with efficiency and effectiveness, तो that is called as management। मैनेजमेंट एक आर्ट है जिसको एक मैनेजर परफॉर्म करता है to achieve a particular task with effectiveness and efficiency। efficiency refers to cost and effectiveness is refers to quality। उसके बाद हमने यहाँ पर 7 कैरेक्टरिस्टिक्स की थी। 7 कैरेक्टरिस्टिक का मतलब मैंने आपको बताया था दैट मे बी कॉल्ड एज फीचर्स ऑफ द मैनेजमेंट। तो हमारे 7 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ऑफ द मैनेजमेंट। सबसे पहला आपको याद होगा क्या होता है, सबसे पहला होता है गोल ओरिएंटेड, यानी कि जो मैनेजमेंट होता है वो गोल से रिलेटेड होता है, यानी कि मैनेजमेंट जो हम करते हैं हम कंसर्न होते हैं गोल से कि हमें अपना गोल अचीव करना है, उससे रिलेटेड हम मैनेजमेंट करते हैं। दूसरा होता है हमारा परवेसिव इन नेचर। मैनेजमेंट जो होता है उसका नेचर क्या होता है, सर्वव्यापक होता है, यानी कि हर जगह मैनेजमेंट को अप्लाई किया जाता है, उसके बिना हमारी सारी चीजें अधूरी है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारा कंटिन्यूअस, यानी कि मैनेजमेंट एक स्टेप नहीं है, इट्स अ प्रोसेस। आपको कंटिन्यूअसली करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। जैसे मैं आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है तो वो 5 फंक्शंस है, सब जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये सारे प्रोसेस आपको कंटिन्यूअसली करने हैं, इसलिए मैनेजमेंट को कंटिन्यूअस इन नेचर बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका डायनेमिक फंक्शंस। जो मैनेजमेंट है उसके डायनेमिक फंक्शंस इसलिए हैं क्योंकि आपको हर लेवल के ऑर्गेनाइजेशन में इसको देखने के लिए मिलेगा, आपको हर एक्टिविटी में इसे अप्लाई करना पड़ेगा। तो इट इज, और जैसे जैसे हमारा एनवायरनमेंट चेंज होता है वैसे वैसे हमें अपना मैनेजमेंट जो है वो भी उसके अकॉर्डिंग ही चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल फोर्स में क्या होता है, इंटेंजिबल फोर्स का मतलब होता है मैनेजमेंट एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो हमारे ऊपर फोर्स डालती है कि हमें मैनेजमेंट करना है।
लेकिन हम उसको देख नहीं सकते, हम उसको फील कर सकते हैं और उससे जो हमें रिजल्ट मिलेंगे उसको हम एनालाइज कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट थे। अब हमें अपने थर्ड कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करना है, विच इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव पहले वर्ड समझते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है, ऑब्जेक्टिव इट इज नथिंग बट द रूल, इट माइट बी कॉल्ड एज रूल ऑफ मैनेजमेंट। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या, ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है गोल। जो भी हमारे गोल है उसको हम क्या कह सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स कह सकते हैं, उद्देश्य, जिसे हमें, जो हमने पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश की है जिस भी काम को पूरा करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज, वो जो काम है उसको हम गोल कहते हैं, उसको ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को मैनेजमेंट के चैप्टर में यहाँ पर 3 हिस्सों में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, इसके नाम से पता चल रहा है कि व्हाट डू वी ऑर्गेनाइजेशनल मीन्स। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, विच इज कंसर्न्ड विथ एक्टिविटीज to be done. Organizational means concerned with activities to be done to achieve a particular goal. यानी कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होते हैं वो हमारे सिर्फ और सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ही बेस्ड होते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही बने होते हैं। तो यहाँ पर हमने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला होता है सर्वाइवल, दूसरा होता है प्रॉफिट एंड द थर्ड वन एंड द लास्ट वन इज ग्रोथ। सबसे पहले हम इसको ये समझते हैं कि जब कोई पर्सन मार्केट में जाता है, ठीक है, जब कोई पर्सन मार्केट में जाता है तो उसे ये लगता है कि आई होप कि मैं सर्वाइव कर जाऊं। आपने ये वर्डिंग सुनी होगी, बट इसका रियलिटी में मतलब क्या होता है, सर्वाइव का मतलब क्या होता है। सर्वाइव का मतलब होता है कि ऐसी कंडीशन जहां पर नो लॉस नो प्रॉफिट, यानी कि जब किसी एंटरप्रेन्योर को लॉस होता है तो वो उसके लिए सर्वाइव करने की कंडीशन नहीं होती। लेकिन अगर किसी एंटरप्रेन्योर को जो नया मार्केट के अंदर उसने एंटर किया है और अगर उसको ऐसी कंडीशन है कि ना तो उसे प्रॉफिट हो रहा है ना उसे लॉस हो रहा है, यानी कि वो इस कंडीशन में है कि वो अपने एक्सपेंसेस को रिकवर कर पा रहा है, यानी कि वो अपने लॉसेस को इनकर नहीं कर रहा। अगर वो प्रॉफिट नहीं कमा रहा तो कोई बात नहीं, आगे जाके प्रॉफिट अर्न कर सकता है, लेकिन अभी जितने एक्सपेंसेस उसके हुए उनको वो रिकवर कर पा रहा है, यानी कि आगे मार्केट में जाने के उसके चांसेस हैं कि वो लॉन्ग टर्म तक जी सकता है, उस मार्केट के अंदर सर्वाइव कर सकता है। दैट इज कॉल्ड एज सर्वाइव। प्रॉफिट मींस अ फेवरेबल कंडीशन इन द मार्केट, यानी कि मार्केट के अंदर अब आपकी इतनी अच्छी पोजीशन हो चुकी है कि आपकी जो इनकम है वो आपके एक्सपेंसेस से ज्यादा है, यानी कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा सरप्लस अमाउंट रिसीव हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट हमें रिसीव क्यों होगा, क्योंकि हमने अपनी एक्टिविटीज को सक्सेसफुली फॉलो किया है, सक्सेसफुली ऑपरेशन ऑफ एक्टिविटीज को हमने क्या किया है, बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से हमने अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म किया है, तो ये भी हमारे प्रॉफिट होने का एक राज है। थर्ड पे आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ग्रोथ। ग्रोथ रेफर्स टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ मार्केट्स, प्रोडक्ट्स, कस्टमर्स एंड अमाउंट ऑफ गुडविल, यानी कि हम बोल सकते हैं कि एक पर्सन की ग्रोथ हो रही है कब, जब उसके नंबर ऑफ मार्केट्स, यानी कि वो नए नए मार्केट्स के अंदर अपने प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, नेक्स्ट उसके नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, उसके नए नए कस्टमर्स बढ़ रहे हैं और उसकी गुडविल जो है वो बढ़िया तरीके से, उसकी वैल्यू मार्केट के अंदर गुडविल उसकी बहुत अच्छी बन गई है। तो ये आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं। सबसे पहले नंबर पे जो हमारे गोल्स आते हैं, ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, वो आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल। सेकेंड है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव्स टू प्रोवाइड social objectives are to provide
social benefit, sorry, some benefits to the society and perform activities which are environmental friendly। एंड इसके अंदर आप एक और चीज ऐड कर सकते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आप एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं विच इज रिलेटेड टू प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टू प्रोवाइड एंड बाय प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो सोशल ऑब्जेक्टिव अपने आप में बता रहा है विच इज कंसर्न विद सोसाइटी। सोसाइटी का मतलब हमारे आसपास के जो फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स में क्या पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ रहे हैं हम, सोशल ऑब्जेक्टिव्स आर टू प्रोवाइड सम बेनिफिट टू द सोसाइटी। कैसे? टू बाय परफॉर्मिंग एक्टिविटीज विच आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली, और दूसरा हो सकता है बाय प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो ये हमारा आ जाता है सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट। एंड द लास्ट वन इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? पर्सनल ऑब्जेक्टिव रेफर्स टू identify and fulfill personal objectives of the workers or the employees working in the organization, such as उनको अच्छी सैलरी पे करके और उनको अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देके, उनको प्रमोशन देके और उनको अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके हम अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। तो लास्ट हमारा क्या था, पर्सनल ऑब्जेक्टिव रेफर्स टू आइडेंटिफाई एंड फुलफिल पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द किसके, एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स। तो इसको हम, ये हमारा टॉपिक हो गया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट या फिर रोल ऑफ द मैनेजमेंट। तो यहाँ पर हम समझते हैं, हमने 3 तरीके के अपने ऑब्जेक्टिव समझे, ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल एंड द लास्ट वन इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स। तो ये आपको याद होने चाहिए। अगली क्लास में हम इसकी शॉर्ट रिवीजन करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं विच इज रिलेटेड टू इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस को हम यहाँ पर समझ सकते हैं, इंपॉर्टेंस का मतलब होता है सिग्निफिकेंस, जो हमारे चैप्टर का नाम था सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, इंपॉर्टेंस को हम एक और चीज बोल सकते हैं, रोल यहाँ पर हमारा गलत है, सॉरी, दिस इज रोल। इंपॉर्टेंस और रोल आर द सेम थिंग, कि मैनेजमेंट जो है उसकी किसी भी एक्टिविटी के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसका क्या रोल है या फिर उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, हमें क्यों मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट लगाना जरूरी है। तो इसका आंसर हमें ये 5 पॉइंट्स देते हैं। पहला पॉइंट हमसे क्या कहता है, पहला पॉइंट बोलता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में पहला पॉइंट बोलता है अचीविंग ग्रुप गोल्स। अच्छा, मैं जब आपको मैनेजमेंट बता रही थी तो मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक में एक पॉइंट बताया था, ग्रुप एक्टिविटी, यानी कि टीम वर्क है ना। यानी कि जो हमारे गोल्स होते हैं, ठीक है, कौन से गोल्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, और उन गोल्स को करने के लिए हम कुछ नंबर ऑफ पर्संस को इकट्ठा करते हैं, दैट जिनको हम एम्प्लॉयज बोलते हैं, और उन एम्प्लॉयज को हम एक काम करने के लिए, टास्क परफॉर्म करने के लिए एक टीम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उससे जो हमारे गोल्स हैं वो हमारे जल्दी और इफेक्टिवली हमें रिसीव हो जाते हैं, अचीव हो जाते हैं जो गोल्स हमने बनाए थे। तो यहाँ पर सबसे पहला मेन पॉइंट आ जाता है आपका टीम वर्क की वजह से, जो हमारे मैनेजमेंट है वो हमें क्या करता है, अपने गोल्स को अचीव करने में इजी करता है। दूसरा होता है सेम डायरेक्शन, या फिर आप बोल सकते हैं कॉमन डायरेक्शन एंड कॉमन गोल फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल। यानी कि कुछ लोगों को, एक ग्रुप को उन्होंने क्या किया, एक कॉमन टारगेट दे दिया,
एक कॉमन डायरेक्शन दे दी, तो सारे के सारे लोग जो हैं वो उस ग्रुप में जाके एक डायरेक्शन में उनको जाना है, तो उनसे जो कोऑर्डिनेशन है, उनका जो कोऑर्डिनेशन है, उनका जो टीम वर्क है वो ज्यादा स्ट्रांग होगा, और उनके जो गोल्स है वो ग्रुप गोल्स अचीव करने में हमारे क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। तो ये हमारी फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की फर्स्ट थी, अचीविंग गोल्स, ग्रुप गोल्स। नेक्स्ट है इंक्रीज एफिशिएंसी। अब आप मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले हमने पढ़ा था, मैंने आपको लास्ट क्लास में एक बताया था, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है एक दूसरे के साथ मिलकर परस्पर काम करना। तो इंक्रीज एफिशिएंसी, अब एफिशिएंसी का मतलब मैंने भी आपको बताया था, एफिशिएंसी इज रिलेटेड टू कॉस्ट। अब हम कॉस्ट को कैसे पता, मतलब इंक्रीज एफिशिएंसी का मतलब होता है रिड्यूस कॉस्ट, यानी कि आपकी कॉस्ट कम आएगी। कॉस्ट कम कैसे आ सकती है, अब जब ये बंदे टीम में काम कर रहे हैं तो सबको पता होगा कि कौन सा काम कौन कर रहा है, कौन सा काम कौन कर रहा है, तो यहाँ पर वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा। क्या नहीं होगा, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क की वजह से हमारी कॉस्ट जो रिड्यूस हो जाएगी और जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ड्यू टू डुप्लीकेसी ऑफ वर्क जो है वो यहाँ पर नहीं हो पाएगी, इस वजह से इंक्रीज हमारी एफिशिएंसी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। थर्ड पॉइंट है क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हमने पॉइंट पढ़ा था डायनेमिक फीचर्स, डायनेमिक फंक्शंस। डायनेमिक फंक्शंस हमने यहाँ पर एक पॉइंट पढ़ा था, उसमें हमने समझा था कि जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए जो वर्किंग एनवायरनमेंट और वर्किंग एनवायरनमेंट में वर्क करे। और वर्किंग एनवायरनमेंट आपको पता है कैसा होता है, वो सडनली चेंज होता रहता है, बार बार चेंज होने वाला एनवायरनमेंट जो होता है वो सडनली बार बार चेंज होने वाला फैक्टर है। तो हमारा मैनेजमेंट जो है वो कैसा होना चाहिए, डायनामिक होना चाहिए। अब जब मैनेजमेंट, अब देखो ये दोनों चीजें आपस में इंटर रिलेटेड हो गई। अगर मैनेजमेंट डायनामिक है तो हमारा एनवायरनमेंट हमें ऑपरेट करने में, अपने ऑपरेशंस को ऑपरेट करने में आसानी होगी। और मैनेजमेंट की वजह से ही हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटीज होती है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें डायनामिक्स आते हैं। यानी कि मैनेजमेंट की वजह से हम अपने ऑपरेशन को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। तो ये आ जाता है आपका क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ वन है आपका अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, देखो पर्सनल ऑब्जेक्टिव अभी मैंने को यहाँ पर समझाया था, पर्सनल ऑब्जेक्टिव सेम यहाँ पर आपको कॉपी पेस्ट करना है। इसकी फोर्थ इंपॉर्टेंस है अचीविंग पर्सनल गोल्स, यानी कि इनको यहाँ पर क्या अचीव कराना है, इनके यहाँ जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उनकी पर्सनल नीड्स को भी हमें ध्यान में रखना है। जो मैस्लो की नीड्स थी ना, वही वाली नीड्स यहाँ पर हमें आगे उस चैप्टर में समझेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है विद कंसर्न, विच इज कंसर्न विद person working in the organization, ठीक है। उनको प्रॉपर प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज देना, नए नए टास्क परफॉर्म कराना, तो ये भी हमारी पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आ जाता है। लास्ट आ जाता है आपका डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी कैसे होता है, अभी हमने बिल्कुल इसके अंदर पढ़ा था कि सोसाइटी में हम अगर हम उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं, उनको हम इको फ्रेंडली बिहेवियर दे सकते हैं, एनवायरमेंट दे सकते हैं, इको फ्रेंडली एनवायरमेंट दे सकते हैं हम उनको। तो ये सारी चीजें आ जाती है आपकी फिफ्थ पॉइंट के अंदर, डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो ये आपके 5 पॉइंट है। ये 5 पॉइंट आपको अगली क्लास में टिप्स पर याद होने चाहिए। अचीविंग ग्रुप गोल्स, इंक्रीज एफिशिएंसी, क्रिएट डायनामिक, अचीव पर्सनल गोल्स एंड डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। हमने कवर किए थे 2 कॉन्सेप्ट्स जो थे ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट में हमने पढ़े थे कि हमारे 3 तरीके के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला था हमारा ऑर्गेनाइजेशनल, दूसरा था सोशल एंड द थर्ड वन इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। उसके बाद हमने पढ़ा था इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस को मैंने आपको बताया था, इंपॉर्टेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रोल ऑफ मैनेजमेंट। तो उसमें हमने 5 पॉइंट पढ़े थे, वो 5 पॉइंट आपको याद होने चाहिए एंड आई होप कि आपको याद होंगे। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आ जाते हैं जिसका नाम है एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले एस्पेक्ट समझते हैं। जैसे आपने ये वर्ड सुना होगा कि आप नजरिया, है ना, सुना है ना नजरिया। तो एस्पेक्ट का मतलब वही होता है कि हर किसी चीज को अलग अलग तरीके से देखता है, हर चीज को लेकर हर किसी के अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं, यानी कि अलग अलग सोच होती है, अलग अलग विचारधारा होती है। तो ऐसे ही यहाँ पर मैनेजमेंट को
तीन एस्पेक्ट की नजर से देखा गया है, हम तीन एस्पेक्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं मैनेजमेंट के। किसी को लगता है कि मैनेजमेंट इज अ आर्ट, किसी को लगता है कि मैनेजमेंट इज अ साइंस, और किसी किसी को लगता है कि मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, यानी कि मैनेजमेंट को हम प्रोफेशन भी कह सकते हैं। तो हम यहाँ पर तीन कॉन्सेप्ट्स कवर करने वाले हैं, तीन एस्पेक्ट कवर करने वाले हैं, और आज की क्लास आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और पेपर में डेफिनेटली इसमें से एक क्वेश्चन तो बनता ही है। तो सबसे पहले देखते हैं मैनेजमेंट एज अ आर्ट, उसके बाद देखेंगे मैनेजमेंट एज अ साइंस, और लास्ट वन इज मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। सबसे पहले हम उठाते हैं मैनेजमेंट एज अ आर्ट। देखो सबसे पहले समझते हैं कि आर्ट का मतलब क्या होता है। आर्ट का मतलब आप यहाँ से एग्जांपल लेके चल सकते हैं कि किसी पर्सन को अगर सिंगिंग आती है, ठीक है, तो उसको जो सिंगिंग है दैट इज नेचुरल, उसको जो सिंगिंग आती है दैट इज नेचुरल। तो आर्ट जो होती है वो हमेशा हमारी टैलेंट होता है, पर्सनल स्किल होती है, पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ अ बेसिक नॉलेज। क्या वर्ड बोला मैंने? पर्सनल एप्लीकेशन या फिर पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ अ स्किल और अ बेसिक नॉलेज, दैट इज कॉल्ड एज आर्ट। ठीक है, आर्ट का सिंपल सा मतलब क्या होता है? टैलेंट और अ पर्सनल स्किल, दैट इज कॉल्ड एज आर्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस। अब साइंस का मतलब क्या होता है? साइंस का सिंपल सा मतलब होता है जनरल ट्रूथ। क्या होता है? जनरल ट्रूथ, यानी कि वो बात जो हर जगह पर एप्लीकेबल हो, जो हर जगह पर जिस बात को लगाया जा सके, जो बात हर जगह फिट हो, उसको बोलते हैं हम साइंस। जैसे आपने फॉर्मूले देखे हैं ना मैथ्स के, वो हमेशा क्या होते हैं? वो हमेशा फिक्स रहते हैं, वो कभी चेंज नहीं होते, तो उनको हम क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट एज अ साइंस। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। अब प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? प्रोफेशन में आपने बहुत सारी चीजें सुनी है, जैसे टीचर इज अ प्रोफेशन, लॉयर इज अ प्रोफेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट इज अ प्रोफेशन, सीएस इज अ प्रोफेशन। तो प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? तो प्रोफेशन का सिंपल सा मीनिंग होता है स्पेशलाइज्ड नॉलेज इन अ particular subject in a particular sector, that is called as profession. अभी तक हमने ओवरव्यू ले लिया है कि मैनेजमेंट आर्ट कैसे बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, मैनेजमेंट एज अ साइंस क्यों बोला जाता है, और मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, यानी कि अभी तक हमने सिर्फ आर्ट, साइंस और प्रोफेशन की डेफिनेशन समझी है। अब हम ये समझते हैं कि मैनेजमेंट एज अ आर्ट, यानी कि मैनेजमेंट को आर्ट क्यों बोला जाता है। तो सबसे पहले मैंने अभी आपको वर्डिंग बताई थी। सबसे पहले मैंने आपको मैनेजमेंट का डेफिनेशन बताया था। मैनेजमेंट में हमने क्या पढ़ा था? मैनेजमेंट इज अ आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स, यानी कि दूसरों से काम करवाने की जो कला होती है दैट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट। और आर्ट का मतलब भी थोड़ा थोड़ा सा अगर आपको लगेगा तो सेम होता है, अ पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ अ एग्जिस्टिंग नॉलेज। आपको किसी चीज की नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है, और आप उसका कैसे एप्लीकेशन करते हो, आपके पास जो नॉलेज है आप उसको कैसे अप्लाई करते हो, तो दैट इज कॉल्ड एज आर्ट। तो यहाँ पर हम देखते हैं मैनेजमेंट को आर्ट क्यों बोला जाता है। तो सबसे पहला होता है मैनेजमेंट के अंदर स्किल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज टू अचीव अ पर्टिकुलर टास्क, पर्टिकुलर गोल। जब आप किसी पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए अपनी पर्सनल एप्लीकेशन, अपनी पर्सनल नॉलेज को अप्लाई करते हो, तो वहां पर हमारी क्या यूज हो रही होती है? आर्ट। और वही आर्ट एक मैनेजर की पोस्ट पे जब हम बैठते हैं तो हम उस आर्ट का यूज करते हैं मैनेजमेंट करने में, तो वही आर्ट हमारी क्या बन जाती है? मैनेजमेंट बन जाती है। समझ आया आपको? जब एक मैनेजर मैनेजमेंट का काम करता है तो उस मैनेजर की जो मैनेज करने की जो स्किल होती है दैट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट। तो यहाँ पर मैनेजमेंट एज अ आर्ट हमने ये बोला है। अब इसके एक दो फीचर समझ लेते हैं कि क्यों मैनेजमेंट को एज अ आर्ट बोला जाता है, क्योंकि मेरे सिर्फ बोलने से तो होगा नहीं, आपको दो तीन पॉइंट्स भी समझ आने चाहिए। तो पहला फीचर्स, ये वाली लाइन पे मैं अभी आऊंगी। सबसे पहले हम ये देखते हैं फीचर्स ऑफ आर्ट, क्योंकि ये जब आप तीनों समझ जाएंगे तो आपको ये वर्डिंग अपने आप समझ आ जाएगी। फीचर ऑफ आर्ट, सबसे पहला होता है बेसिक नॉलेज इज डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब देखो, जैसे एक मैनेजर होता है, दो मैनेजर है, मैनेजर ए एंड मैनेजर बी, यानी कि मैनेजर 1 एंड मैनेजर 2। इस मैनेजर को लगता है कि जो एम्प्लॉइज है ना वो हमेशा डर से काम करते हैं, स्ट्रिक्टनेस से काम करते हैं, अगर वो काम नहीं करे तो उनकी सैलरीज कट कर लो। ये मैनेजर जो है ये स्ट्रिक्ट है, ये क्या है? ये स्ट्रिक्ट है। लेकिन ये मैनेजर जो है, मैनेजर 2, इसको लगता है कि नहीं भाई, हमें हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनसे हमें हार्मनी से काम लेना चाहिए, उनसे हमें प्यार से काम लेना चाहिए, अगर वो काम नहीं कर रहे तो हम उनको मोटिवेट करना चाहिए। तो मैनेजर 1 एंड मैनेजर 2 दोनों ही अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। उसको लगता है कि स्ट्रिक्ट होने से काम बनेगा और इसको लगता है कि हमें लीनियंट होने से काम बनेगा। तो हर मैनेजर के अपने अलग अलग क्या होते हैं? पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं, और ये किस पे डिपेंड करता है कि आपकी स्किल क्या है, आपकी पर्सनल थिंकिंग क्या है। तो इस वजह से क्या हो जाता है? बेसिक नॉलेज इज डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो मैनेजमेंट में क्या अप्लाई होती है? बेसिक नॉलेज, जो हर पर्सन की अलग अलग होती है। तो इसलिए मैनेजमेंट एज अ आर्ट हम यहाँ पर इसको बोल सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है कंसिस्टेंट प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी ऑफ द नॉलेज। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना,
सबसे पहले हम अगर मैं आर्ट की बात करूं, जैसे आपने किसी सिंगर को सुना होगा, तो सिंगर में क्या होती है, किसी भी आर्ट, जब हमारे पास कोई भी स्किल होती है तो वो स्किल कैसे डेवलप होती है, जब हम उसको बार बार क्या करते हैं, उसको बार बार प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि हमारी जो कंसिस्टेंट प्रैक्टिस होती है और जो नए नए आलाप निकालना, नए नए सुर निकालना, यानी कि नई नई क्रिएटिविटी ऑफ द नॉलेज, तो वो हमारी क्या हो जाती है, एक आर्ट हो जाती है। तो ऐसे ही मैनेजर को भी क्या करना होता है, मैनेजर को भी अपनी नई नई क्रिएटिविटी निकालनी होती है कि मैं अपने एम्प्लॉय से कैसे काम कराऊं, मैं कौन सा नया टास्क कैसे करूं, तो नई नई उसे भी अपनी पॉलिसीज, स्ट्रैटेजीज डेवलप करनी पड़ती हैं और उसे क्या करनी पड़ती है, रेगुलर बेसिस पे उसको क्या करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। एक मैनेजर को भी प्रैक्टिस की सख्त जरूरत होती है। तो दूसरे पॉइंट पे भी हम मैनेजमेंट को क्या बोल सकते हैं, मैनेजमेंट इज अ आर्ट। एंड द थर्ड पॉइंट इज अवेलेबिलिटी ऑफ द स्टडी मटेरियल टू गेन थ्योरेटिकल नॉलेज। अब क्या होता है कि जो मैनेजर है, आपने देखा होगा कि मैनेजमेंट के ऊपर भी कितने सारे लिटरेचर और कितनी सारी बुक्स होती हैं। तो ऐसे ही जैसे आर्ट के लिए, अगर मान लो आपको कोई पर्सन को खाना बनाना आता है, तो वो अपनी स्किल्स को और सुधारने के लिए क्या करेगा, वो रेसिपीज की बुक्स देखेगा, वो यूट्यूब पर वीडियोस देखेगा, वो अपनी नॉलेज को डेवलप करने की कोशिश करेगा। ऐसे ही जो मैनेजर होता है उसको भी काफी सारे लिटरेचर, काफी सारे बुक्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए ताकि वो अपने मैनेजमेंट से रिलेटेड थ्योरेटिकल नॉलेज को गेन कर सके। तो यहाँ पर हमारा थर्ड पॉइंट पे क्या हो रहा है, मैनेजमेंट एज आर्ट पर अप्लाई हो रहा है। अब देखो जरा, अब ये तीनों पॉइंट पढ़ लिए ना हमने। अब देखो क्या है, सबसे पहले मैनेजमेंट क्या था, मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। और आर्ट क्या है, आर्ट इज अ पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक नॉलेज। तो यहाँ पर देखो जरा ये वाला पॉइंट, एवरी मैनेजर हैज इट्स ओन स्टाइल टू मैनेजिंग थिंग्स। उसको थिंग्स को और पर्सन को मैनेज करने का जो स्टाइल होता है वो सबका क्या होता है, अलग अलग होता है। अलग अलग क्यों होता है, क्योंकि इनकी लीडरशिप क्वालिटी अलग होती है। लीडरशिप क्वालिटी का मतलब क्या है, सबको हैंडल करने की पर्सनल स्किल। स्किल का मतलब क्या होता है, आर्ट। आई होप आपको लिंक समझ आया होगा। तो ये हम था हमारा मैनेजमेंट एज अ आर्ट। ठीक है, सेकंड कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं, मैनेजमेंट एज अ साइंस। देखो साइंस का मीनिंग अभी मैंने आपको बताया था, जनरल ट्रूथ, यानी कि जो जहां पर हर जगह पर जो अप्लाई होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज जनरल ट्रूथ। तो यहाँ पर देखते हैं, as a science, systematic body of the science का मतलब यहाँ पर हम समझते हैं, science is a systematic body of knowledge based on general truth। यानी कि ये एक क्या होती है, ये एक systematic body of knowledge होती है जो सिर्फ और सिर्फ जनरल ट्रूथ, यानी कि सिर्फ जो सच होता है, जो यूनिवर्सल एप्लीकेबल होता है, वो यहाँ पर उस चीज की क्या होती है, एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज होती है। ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड बॉडी होती है, दैट इज कॉल्ड एज साइंस। अब इसको हम साइंस, मैनेजमेंट को हम साइंस कह सकते हैं या नहीं कह सकते। मैं आपको एक चीज बताऊं, साइंस का जो नेचर होता है वो रिजिड होता है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं, मैं यहाँ पर एक मैथ्स का एग्जांपल लेना चाहूंगी, अगर मैं आपसे कहूं कि a + b का होल स्क्वायर, ठीक है, तो आप मुझे सिंपल से बोलोगे, मैंने आपसे इसका फॉर्मूला पूछा, मैंने आपको, तो आपने मुझे ये आंसर दिया, आप मुझे ये आंसर दोगे। अगर मैं आपसे कहूं कि नहीं, इसके अलावा इसका और कोई आंसर भी हो सकता है, इसके अलावा इसका और कोई आंसर भी है, मुझे तो इसको कोई और आंसर चाहिए, तो क्या इसका कोई और आंसर निकल सकता है, नहीं निकल सकता ना। यानी कि इसका सिर्फ एक ही आंसर है जो कि यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, इस फॉर्मूले को कोई भी चेंज नहीं कर सकता। यानी कि साइंस जो होती है, साइंस इज रिजिड इन नेचर, यानी कि साइंस को हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट अभी हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट जो होता है डिफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, लेकिन जो मैनेजमेंट होता है वो तो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। यानी कि जो साइंस है वो मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट से मैच नहीं होती। ठीक है, साइंस जो होती है वो रिजिड होती है, और जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट इज फ्लेक्सिबल इन नेचर, डायनेमिक इन नेचर। इस वजह से इन दोनों के यहाँ पर क्या हो जाता है, कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है। इसलिए हम नॉलेज साइंस को अभी प्योर मैनेजमेंट को एज अ प्योर साइंस नहीं कह सकते। दूसरा पॉइंट देखते हैं, प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। हाँ, ये चीज अप्लाई होती है क्योंकि जो साइंस होती है वो भी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट्स होती है। और जो हमारे मैनेजमेंट होता है, मैनेजर भी जब मैनेजमेंट करता है तो उसे भी क्या मिलते चले जाते हैं, उसे भी एक्सपीरियंस मिलते चला जाते हैं, विच आर द कंक्लूजन ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो उसे भी अपने एक्सपेरिमेंट से कुछ सीखने के लिए मिलता है। और साइंस भी क्या कहता है, जो प्रिंसिपल होता है वो बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस होते हैं, और जो मैनेजर होता है वो भी अपने एक्सपीरियंस से, एक्सपेरिमेंट से ही एक्सपीरियंस लेता है। तो सेकंड पॉइंट हमारा एप्लीकेबल होता है। थर्ड, यूनिवर्सल वैलिडिटी। अब देखो, अभी मैंने आपको बोला साइंस इज रिजिड, साइंस क्या है, हमेशा हर जगह एप्लीकेबल होगी। जो मैनेजमेंट है वो भी मैंने आपको बोला था, मैंने
मैंने आपको एक वर्ड बोला था मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक में, मैनेजमेंट इज अ परवेसिव इन नेचर। परवेसिव का मतलब क्या होता है, जो सर्वव्यापक हो, जो जहां पर जो हर जगह एप्लीकेबल हो। लेकिन जो मैनेजमेंट है वो रिजिड नहीं है नेचर में, वो फ्लेक्सिबल है। तो ये पॉइंट जो है ये हमारा आधा मैच भी होता है और आधा मैच नहीं भी होता, ठीक है। तो इसलिए अब मैं यहाँ पर आपको सेकंड पॉइंट पे ले आती हूँ। इसलिए हम साइंस को बोलते हैं, मैनेजमेंट को बोलते हैं मैनेजमेंट कॉल्ड एन इनएग्जैक्ट साइंस, यानी कि साइंस थोड़ी थोड़ी तो है, क्योंकि हमारा सेकंड पॉइंट मैच हो रहा है, थर्ड पॉइंट पे थोड़ा थोड़ा मैच हो रहा है, बट एक्यूरेसी नहीं है। एक्यूरेसी की वजह से, एक्यूरेसी ना होने की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, एन इनएग्जैक्ट साइंस, यानी कि एक एग्जैक्ट साइंस नहीं है। आई होप आपको ये भी समझ आया हो। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन है हमारा मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, जो कि थर्ड एस्पेक्ट है ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन अभी मैंने आपको समझाया था। प्रोफेशन इज द स्पेशलाइज्ड नॉलेज इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और अ पर्टिकुलर फील्ड और अ पर्टिकुलर सेक्टर। तो वो हमारा होता है दैट इज कॉल्ड एज प्रोफेशन। जैसे सीए, सीएस, टीचर और इंजीनियर, ये सारे क्या होते हैं, ये प्रोफेशन के अंडर कवर होते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, अब मैनेजमेंट को एज अ प्रोफेशन क्यों बोलते हैं। तो सबसे पहले प्रोफेशन देखते हैं। प्रोफेशन इज अ ऑक्यूपेशन हैविंग द स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड अ स्किल रिक्वायर्ड इन अ पर्टिकुलर सेक्टर, दैट इज कॉल्ड एज प्रोफेशन। अब मैनेजमेंट को प्रोफेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट जो करता है वो कौन करता है, मैनेजर। और मैनेजर को आज की जिंदगी में, आज के दौर में हम जो मैनेजर है, मैनेजर को भी एक प्रोफेशन हमने बोलना शुरू कर दिया। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है ना, उसके अंदर आपने सुना होगा एक एमडी होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर। तो ये जो मैनेजर होता है इसको भी हमने क्या बोलना शुरू कर दिया, प्रोफेशन। क्यों बोलना शुरू कर दिया है, या फिर हमने इसको पूरी तरह अभी तक प्रोफेशन माना है या नहीं माना, इसको आगे देखते हैं। तो ये वाला पॉइंट हम अभी थोड़ा सा बाद में समझेंगे। सबसे पहले हम इसके फीचर्स समझते हैं कि प्रोफेशन के ऐसे क्या फीचर है जो उसको मैनेजमेंट बनाते हैं। प्रोफेशन जो है, प्रोफेशन इज मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन हम क्यों बोलते हैं। पहला पॉइंट है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब है कि आप किसी भी प्रोफेशन के अंदर आप ऐसे एंट्री नहीं ले सकते। इसमें बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस होती है, जैसे आपको काफी सारे एग्जामिनेशंस क्लियर करने होंगे, तो ये सारी हमारी रेस्ट्रिक्टेड एंट्री में आ जाते हैं। जैसे मैनेजर है, मैनेजर आप ऐसे नहीं बन जाते। सबसे पहले आप किसी भी कंपनी के अंदर एक सिंपल नॉर्मल से एम्प्लॉय बनते हैं, उसके बाद आपका प्रमोशन होता है, फिर आप एक असिस्टेंट मैनेजर बनते हैं, फिर उसके बाद आप मैनेजर बनते हैं। तो मैनेजर बनने के भी क्या होता है, आप एकदम से मैनेजर नहीं बन सकते। इट्स अ टफ प्रोसेस, रिस्ट्रिक्टेड होता है, अचानक से ये चीजें होने वाली नहीं है। नेक्स्ट है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो ऑफ कोर्स प्रोफेशन है, जैसे लॉ है, अगर आप एक लॉयर की बात करते हैं तो उस लॉयर को क्या पढ़ना पड़ता है, उसे एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ लैंग्वेज नॉलेज होती है, उसे गेन करनी पड़ती है, यानी कि उसे लॉ पढ़ना पड़ता है। तो ये हमारे क्या होती है, वेल डिफाइंड। ऐसे ही जो मैनेजर होता है उसको मैनेजमेंट रिलेटेड चीजें, उसे मैनेजमेंट से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स और सारी चीजें उसको आनी चाहिए। तो ये हमारा हो जाता है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। लास्ट हो जाता है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है कि वो जो उसका जो कोड ऑफ कंडक्ट है, यानी कि उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, प्रिंसिपल्स जो है वो क्या होने चाहिए, एज पर प्रोफेशन होनी चाहिए। एंड द लास्ट वन इज सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव क्या है, जो भी प्रोफेशन है वो अपने, जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर सर्व करता है टू हिज पेशेंट, जो लॉयर होता है टू हिज क्लाइंट, जो सीए होता है टू हिज क्लाइंट। ऐसे ही जो मैनेजर होता है वो अपने जो जिन पर्सन को वो मैनेज कर रहा होता है, उसके जो सबऑर्डिनेट होते हैं वो उनको सर्व कर रहा होता है। तो कुछ कुछ मायनों में जो हमारा मैनेजमेंट है वो प्रोफेशन से क्या हो जाता है, मैच हो जाता है। प्रोफेशन के कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो हमारे मैनेजमेंट के ऊपर अप्लाई हो जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो अभी भी अप्लाई नहीं होते। इसलिए हम क्या बोलते हैं, लास्ट पॉइंट, एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड एंड इट इज नॉट फुल फ्लेज। क्या बोलते हैं, नॉट फुल फ्लेज प्रोफेशन, यानी कि हम इसको फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं कह सकते। तो ये हमारे एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट है, 3 काइंड ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ये सारे आपको अगली क्लास में याद होने चाहिए, मैनेजमेंट एज अ आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस एंड मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। अब लास्ट में मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको मैनेजमेंट एज अ आर्ट, एज अ साइंस और एज अ प्रोफेशन समझने में आसानी होगी। एक काम करते हैं, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। सबसे पहले हम एक बात करते हैं क्लास के मॉनिटर की। जो क्लास में आपने देखा होगा ना, आपके क्लास में भी एक मॉनिटर होगा या फिर होगी। तो जो मॉनिटर होते हैं उसको कौन चूज करता है, क्लास टीचर चूज करती है। वो क्यों चूज करती है, क्योंकि उस एक पर्टिकुलर बच्चे के अंदर एक ऐसी स्किल होती है, एक ऐसी लीडरशिप क्वालिटी होती है, एक पर्सनल स्किल होती है जिससे वो सारे क्लास को हैंडल कर सकता है। तो यहाँ पर उस बच्चे की जो पर्सनल स्किल है उसको हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, मैनेजमेंट एज अ आर्ट। उसकी पर्सनल क्वालिटीज की वजह से उसको क्या दिया गया, उसको मैनेजमेंट का काम किया, उसको बच्चों को, उसको बाकी के स्टूडेंट्स को मैनेज करने का काम दिया गया, दैट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट एज अ आर्ट। दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट एज अ
प्रोफेशन में हम एग्जांपल लेके चलते हैं टीचर का। अब जो आपके टीचर हैं, जो आपको पढ़ाती है स्कूल के अंदर, वो क्या है, टीचर इज अ प्रोफेशन। अब वो क्या करती है, वो एक पर्टिकुलर सैलरी लेके, एक पर्टिकुलर नॉलेज लेकर, अ बॉडी ऑफ नॉलेज उनके पास है, अ पर्टिकुलर स्किल है उनके पास, तो उस नॉलेज के बेस पे वो ऐसे अपॉइंट है एज अ प्रोफेशन, एज ए टीचर अपॉइंट है स्कूल के अंदर। और लास्ट हो जाता है, आप लास्ट एग्जांपल लेके चलते हैं हम एक प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल क्या करती है, उनका मतलब एक वाक्य जो होता है वो सटीक होता है, यानी कि उन्होंने जो बोल दिया वो स्कूल में होगा ही होगा। जैसे उन्होंने बोल दिया कि भाई इस बार तुम्हारा फेयरवेल नहीं होगा, तो तुम्हारा वो फेयरवेल होने वाला नहीं है, भगवान ना करे ऐसा हो, बट स्टिल अगर बाय चांस प्रिंसिपल ऐसा बोल दे तो वो फेयरवेल आपका होने वाला नहीं है। तो ऐसा क्या, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट एज अ साइंस, यानी कि जो एक बार बोल दिया दैट इज यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी कि वो पूरे स्कूल के अंदर अप्लाई हो जाएगा, आपका फेयरवेल नहीं होगा। तो प्रिंसिपल को हम क्या बोल सकते हैं, प्रिंसिपल यानी कि मैनेजमेंट एज अ साइंस। तो आई होप आपको एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट समझ आए हो, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे उसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और हमने कवर किया था एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट में हमने 3 तरीके के एस्पेक्ट पढ़े थे, मैनेजमेंट एज अ आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस एंड मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। आई होप आपने लास्ट क्लास देखी हो। अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी है तो आप उसको जरूर देखें। उसके बाद आज हमारा कॉन्सेप्ट है कोऑर्डिनेशन, और होपफुली आज मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट करा पाऊँ, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद हमारा एक और कॉन्सेप्ट है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो हो सकता है उसके लिए मुझे अगली वीडियो बनानी पड़े, बट आप आज कोशिश करते हैं कि ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाए। तो कोऑर्डिनेशन से हम स्टार्ट करने वाले हैं। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, देखो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन इज अ फोर्स which synchronizes, synchronizes का मतलब होता है which integrates, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्टिकुलर गोल होता है, उसके लिए जब मैनेजमेंट के बहुत सारे पीपल जो होते हैं, बहुत सारे पर्सन जो होते हैं, जब वो एक ही एक्टिविटी के अंदर जुड़ के जब वो काम करने लग जाते हैं तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन, यानी कि जब वो सब मिलजुल के एक साथ काम करते हैं, वर्क टुगेदर, दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पर हम कोऑर्डिनेशन कवर कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेशन इज अ फोर्स। सबसे पहले जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ये आपके लिए कीवर्ड्स हैं, यानी कि अगर आपको पूरी डेफिनेशन याद नहीं है तो आप डेफिनेशन अपनी तरफ से बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, आपको सिर्फ कीवर्ड्स याद रखने हैं। जैसे कोऑर्डिनेशन इज अ फोर्स, ये क्या है, एक फोर्स है, ठीक है, व्हिच इंटीग्रेट, जैसे हमने उसके लिए भी पढ़ा था मैनेजमेंट, मैनेजमेंट भी क्या होता है, मैनेजमेंट को भी हम एक फोर्स कह सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कोऑर्डिनेशन भी क्या होता है, कोऑर्डिनेशन भी एक फोर्स होता है व्हिच इंटीग्रेट्स, इंटीग्रेट्स की जगह आप एक और वर्ड यूज कर सकते हैं सिंक्रोनाइजेस, सिंक्रोनाइजेस का मतलब ही इंटीग्रेट ही होता है। ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड एक्टिविटीज ऑफ अ डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट डिपार्टमेंट के कहने का मतलब क्या है, डिफरेंट पर्सन्स। क्या मतलब है इनका, इनके कहने का मतलब है डिफरेंट पर्सन्स, यानी कि जब डिफरेंट पर्सन अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज को एक गोल अचीव करने में, यानी कि एक डायरेक्शन में जाने में, जब वो अपने सारे वर्क को एक साथ करता है, दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन समझ आया आई होप आपको। नेक्स्ट आ जाते हैं, अच्छा मैंने आपको लास्ट क्लास जब मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रही थी तब मैंने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेशन को के साथ हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, कोऑर्डिनेशन इज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि कोऑर्डिनेशन जो है वो मैनेजमेंट का कोई डिफरेंट फंक्शन नहीं है, या मतलब मैनेजमेंट के लिए कोऑर्डिनेशन जो है वो उसी का पार्ट है, उसी का फैक्टर है, कोई अलग से फंक्शन नहीं है। इस बात को हम कैसे समझ सकते हैं, हमें पता है कि मैनेजमेंट में 3 लेवल पर मैनेजमेंट होता है, एक होता है टॉप, एक होता है मिडिल मैनेजमेंट और एक होता है लोअर मैनेजमेंट। जो तीनों लेवल मैनेजमेंट है उनको एक सिंगल टारगेट यानी कि कॉमन टारगेट उनको अचीव करना होता है। उस कॉमन टारगेट को अचीव करने के लिए उनको एक साथ देखना होता है, दे हैव टू लुक टुगेदर, उनको एक साथ उस गोल को अचीव करना होता है। तो अगर जब तक उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, अगर सब अपनी मनमानियां करेंगे, अपनी डुप्लीकेशंस करेंगे, सारे फंक्शंस को दोबारा अपने आप करने की कोशिश करेंगे, यानी कि उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो क्या वो अपने ऑब्जेक्टिव को एफिशिएंटली या इफेक्टिवनेस के साथ अपने गोल को अचीव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बोला जाता है कि कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ डिफरेंट फंक्शन रेदर देन इट इज अ पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट, इसलिए हम कोऑर्डिनेशन को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन इज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये 3 नंबर में आपका क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट कोऑर्डिनेशन इज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? तो आपको बताना है यस। सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन देनी है और उसके बाद आपको उसको समझाना है कि क्यों मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन जो है वो मैनेजमेंट के लिए एक एसेंस फैक्टर है। अब कोऑर्डिनेशन की हेल्प से क्या क्या मतलब कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी है, ये तो आपका टॉपिक है नहीं, बट मैं आपको बता देती हूँ। 1 नंबर में कभी कभी आ जाता है कि व्हाई द कोऑर्डिनेशन इज इंपॉर्टेंट।
तो सबसे पहले आप अगर 6 नंबर में आते हो तो फंक्शंस लिख सकते हैं। अदर देन अगर आपका 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है तो कोऑर्डिनेशन की वजह से एक तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होती, क्या नहीं होती, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता, डिलेज नहीं होते, यानी कि डिसीजन मेकिंग में डिले नहीं होते, केयस, केयस का मतलब क्या होता है, डिसऑर्डर नहीं होता, इतना ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो इसके ये भी फैक्टर है, ये भी इंपॉर्टेंस है कि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता, डिलेज नहीं होते, केयस नहीं होता, जहां पर कोऑर्डिनेशन एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंक्शंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। ठीक है, फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन यानी कि कोऑर्डिनेशन के ऐसे क्या क्या इंपॉर्टेंस भी बोल सकते हो आप, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और इसके रोल क्या है, और इसके रोल। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर, सबसे पहले है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। सबसे पहले हमने कोऑर्डिनेट का मतलब ही होता है कि बहुत सारे लोग जब एक साथ मिलकर काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, ग्रुप एफर्ट जो होता है उनको इंटीग्रेट कर देता है, यानी कि जहां पर एक इंडिविजुअल पर्सन सारे काम कर रहे थे तो वहां पर अब उनको टारगेट तो एक ही अचीव करना है, तो उन सबको ग्रुप बनाकर उन्होंने एक एक्टिविटी शुरू करी और उन्हें अपने गोल अचीव करने के लिए उसी एक्टिविटी की तरफ जाना है। यानी कि पहले जो इंडिविजुअल पर्सन काम कर रहे थे अब ये क्या करेंगे, ग्रुप में काम करेंगे। आपने सुना है ना, एक से भला दो, तो कोऑर्डिनेशन उसी कथन पे चलता है कि एक से भले दो, यानी कि ग्रुप एफर्ट्स की तरफ ये ज्यादा एफर्ट, ज्यादा फोर्स करता है। दूसरे पॉइंट पे आ जाता है कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है, यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब होता है कि एक ही डायरेक्शन में जाना, एक ही गोल को अचीव करना, कॉमन गोल को अचीव करना। तो कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन क्यों इस्टेब्लिश की जाती है, ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की जाती है क्योंकि हमें कोई अपने पर्टिकुलर गोल अचीव करने, और पर्टिकुलर गोल अचीव करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, कोऑर्डिनेशन, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफी सारे एम्प्लॉयज, काफी सारे वर्कर्स जो होते हैं वो काम कर रहे होते हैं, तो इसलिए उन्हें क्या चाहिए होते हैं, यूनिटी ऑफ एक्शन चाहिए होती है, जो हमें क्या करता है, कोऑर्डिनेशन से मिलती है। थर्ड आ जाते हैं, कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऑफ कोर्स कोऑर्डिनेशन एक ऐसा फोर्स नहीं है जिसको आपने एक बार पुट किया और आपका काम खत्म, आपको इसको कंटिन्यूअसली प्रोसेस में लाना है। चाहे आप किसी भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे बात करो, आपको हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी। आपको फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में जरूरत पड़ेगी। इसके फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, ये सारे फंक्शन है, इसमें भी आपको कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। फोर्थ पॉइंट आ जाता है, कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। ऑफ कोर्स अभी मैंने आपको बताया था, हालांकि हम ये नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट, तो इससे पहले मैं आपको हल्का सा बता दूं, अभी मैंने आपको बताया था कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट 3 होते हैं, लोअर, टॉप एंड मिडिल। तो इन्होंने बोला है कि देखो कोऑर्डिनेशन का जो काम होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जितने भी मैनेजर्स हैं उन सबका कॉमन टारगेट क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना। लेकिन अगर उनमें से कोई भी मैनेजर जो है वो कोऑर्डिनेशन नहीं करता तो वहां पर उनके जो गोल्स हैं वो इफेक्टिवली उनको अचीव नहीं हो सकते। तो कोऑर्डिनेशन जो है वो हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को करना पड़ेगा, हर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो कोऑर्डिनेशन को एस्टेब्लिश करे। फिफ्थ पॉइंट पे आ जाता है, कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। अब देखो कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन ऐसा नहीं है कि कोऑर्डिनेशन जो है वो अपने आप एस्टेब्लिश हो जाता है। ये क्या होता है, डेलिबरेटली हम इसको एस्टेब्लिश करते हैं, कॉन्शियसली हम इसको एस्टेब्लिश करते हैं क्योंकि हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। लेकिन आप एक चीज याद रखना कि कोऑर्डिनेशन विदाउट कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश नहीं हो सकता। लास्ट एंड द लीस्ट पॉइंट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट है आपका, कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव फंक्शन। अभी मैंने आपको जैसे बोला था कि कोऑर्डिनेशन जो है वो आपको हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में मिलेगा, हर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में मिलेगा, हर कहीं आपको कोऑर्डिनेशन देखने के लिए मिलेगा, और कोऑर्डिनेशन की जरूरत भी हर जगह होती है। तो हम क्या बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेशन इज परवेसिव इन नेचर या फिर परवेसिव इसका फंक्शन है। तो इट्स ऑल अबाउट कोऑर्डिनेशन, और ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। कम से कम 3 मार्क्स में ये चैप्टर, ये वाला अकेले ये टॉपिक कवर होता है आपका। तो आई होप कोऑर्डिनेशन आपको समझ आया हो। तो आज हम कवर करने वाले हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट। चलो, लेवल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, लेवल्स का मतलब होता है जब एक अथॉरिटी के ऊपर दूसरी अथॉरिटी होती है, दूसरी अथॉरिटी के ऊपर तीसरी अथॉरिटी होती है, यानी कि चेन ऑफ अथॉरिटी। अब ये जो चेन है ये है आपकी वर्टिकल, यानी कि वर्टिकल का मतलब क्या है, सबसे पहले आपको इसको प्रिज्म में शो करते हैं, ठीक है। अगर आप प्रिज्म में शो करोगे तो ज्यादा बेटर है। तो ये आपके 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। कितने लेवल है, 3। सबसे पहले आता है आपका टॉप, उसके बाद आता है आपका मिडिल, उसके बाद आता है आपका लोअर,
ठीक है, अब मैं आपको इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम बताती हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी कि इसके अंदर क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि टॉप को क्या क्या कहते हैं, टॉप मैनेजमेंट को हम क्या क्या कहते हैं। टॉप मैनेजमेंट को एक तो हम कहते हैं यहाँ पर ओइंग बॉडी, ठीक है। उसके बाद मिडिल को हम क्या कहते हैं, मिडिल मैनेजमेंट को, मिडिल मैनेजमेंट को हम बोलते हैं गवर्निंग बॉडी। क्या बोलते हैं, गवर्निंग बॉडी, मतलब ये इसके नाम है। एक होता है आपका लोअर मैनेजमेंट। लोअर मैनेजमेंट के काफी सारे नाम है, सुपरवाइजरी, सुपरवाइजरी लेवल, एक होता है ऑपरेशनल लेवल, और एक होता है आपका सुपरवाइजरी ऑपरेशनल लोअर, और होता है आपका वर्किंग बॉडी, ठीक है। तो ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए, पेपर में इनमें से कोई सा भी नाम आ सकता है तो आपको पता होना चाहिए। टॉप को ओन बॉडी बोलते हैं, मिडिल को गवर्निंग बॉडी बोलते हैं, लोअर को सुपरवाइजरी ऑपरेशनल या फिर वर्किंग बॉडी भी बोलते हैं। अब इसके अंदर आपके मन में आ रहा होगा कि इसमें कौन कौन से पर्सन होते हैं। तो जो फाउंडर्स होते हैं, फाउंडर्स, इसके अंदर कौन कौन से पर्सन कवर होते हैं, या तो ऑनर, ऑनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फाउंडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, फाउंडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फाउंडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसके अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसके अलावा सीईओ, उसके अलावा सीएफओ, यानी कि जो भी बहुत हाई अथॉरिटी जिनके पास होती है वो इस टॉप मैनेजमेंट या फिर ओइंग बॉडी के अंदर, यानी कि जिनके हाथों में डिसीजन मेकिंग की पावर होती है, हैविंग पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग, पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग, उसको हम क्या कहते हैं, उनको हम बोलते हैं टॉप मैनेजमेंट, ओइंग मैनेजमेंट या फिर ओइंग बॉडी। समझ आया, जिनके पास अथॉरिटी होती है डिसीजन मेकिंग की, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं टॉप मैनेजमेंट। मिडिल मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन आता है, तो मिडिल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं डिविजनल मैनेजर्स, डिविजनल मैनेजर्स, यानी कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट, या फिर इसको आप बोल सकते हो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, जो डिपार्टमेंट के मैनेजर्स होते हैं ना, उनको आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो आप उनको, मिडिल मैनेजर बोल सकते हो। जैसे परचेज मैनेजर हो गया, प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, एचआर मैनेजर हो गया, तो इन सबको हम क्या बोलते हैं, मिडिल मैनेजमेंट बोलते हैं। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है, इनका वर्क क्या होता है, इनका वर्क होता है ऊपर से जो डिसीजंस आए हैं, ऊपर से जो डिसीजंस आए हैं, जो ऑर्डर्स आए हैं, जो पॉलिसीज आई हैं, उनको इंटरप्रेट करना। क्या होता है इनका काम, इनका काम होता है उनको इंटरप्रेट करना। ये किसका काम होता है, ये काम होता है मिडिल का, ठीक है। उनको इंटरप्रेट करना, उसको समझना और जाके लोअर मैनेजमेंट को समझाना, ये किसका काम होता है, ये मिडिल मैनेजमेंट का काम होता है। टॉप मैनेजमेंट का काम क्या होता है, टू मेक पॉलिसीज एंड ऑर्डर्स एंड डिसीजन मेकिंग्स लेना, ये किसके काम होते हैं, टॉप मैनेजमेंट के। मिडिल के क्या होते हैं, इन सबको समझाना, इंटरप्रेट करने का काम होता है मैनेजमेंट का। और मिडिल मैनेजमेंट तो लोअर मैनेजमेंट को समझाया। अब लोअर मैनेजमेंट का काम क्या होता है, लोअर मैनेजमेंट का काम होता है, इसके अंदर कौन कौन आते हैं, तो इसके अंदर आते हैं आपके सुपरवाइजर्स, इसके अंदर आते हैं आपके सुपरवाइजर्स, और इसके अंदर आते हैं आपके सुपरिटेंडेंट, ये सारे इसके अंदर कवर हो जाते हैं, ठीक है। सुपरवाइजर्स एंड सुपरिटेंडेंट जो होते हैं वो इस गवर्निंग बॉडी, वर्किंग बॉडी के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। तो इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है टू ऑपरेट फंक्शंस, अपने वर्कर से, अपने एम्प्लॉय से काम करवाना, उनको डायरेक्शन देके, ये इनका काम होता है लोअर मैनेजमेंट का। तो ये 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, टॉप, मिडिल एंड लोअर। तो ये तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट आपको पता होने चाहिए, इनके फंक्शंस पता होने चाहिए। सबसे पहले टॉप मैनेजमेंट का काम क्या होता है, टॉप मैनेजमेंट का होता है पॉलिसीज, ऑर्डर्स, इन सबको एस्टेब्लिश करना। उसके बाद मिडिल मैनेजमेंट का काम क्या होता है, मिडिल मैनेजमेंट का काम होता है टॉप मैनेजमेंट ने जो पॉलिसीज बनाई है उनको समझना, उनको इंटरप्रेट करना। और लोअर मैनेजमेंट का काम क्या काम होता है, लोअर मैनेजमेंट का काम होता है अपनी वर्किंग बॉडी से, यानी कि अपने जो एम्प्लॉयज है, उनके जो वर्कर्स है, उनसे काम करवाना, जो ऑर्डर्स ऊपर से आए उनको फॉलो कराना। क्या कराना, उनको फॉलो कराना, ऑर्डर्स को फॉलो कराना,
ये किसका काम होता है? ये काम होता है हमारा लोअर मैनेजमेंट का। अब आप एक और चीज याद रखना, इसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है फीडबैक और एक होती है ऑर्डर्स। तो जो ऑर्डर होते हैं, ऑर्डर तो ऊपर से नीचे आते हैं, ऑर्डर्स जो होते हैं, ऑर्डर्स पॉलिसीज जो होती है वो ऊपर से नीचे की तरफ आती है, यानी कि टॉप मैनेजमेंट लोअर, पहले मिडिल मैनेजमेंट को फिर लोअर मैनेजमेंट को भेजता है। लेकिन जो फीडबैक होते हैं, क्या होते हैं? फीडबैक, यानी कि जो लोअर मैनेजमेंट है वो टॉप मैनेजमेंट तक अपने फीडबैक पहुंचाना चाहता है। फीडबैक हो गई, उसकी जितनी भी ग्रीवेंसेस है, ग्रीवेंसेस का मतलब क्या होता है? शिकायत, उसकी जितनी भी ग्रीवेंसेस है उन सबको वो क्या करना चाहता है? टॉप मैनेजमेंट को भेजना चाहता है। तो ये इसके अंदर ये सारी चीजें होती हैं। बाकी टॉप मैनेजमेंट के पास अभी आपकी अकाउंटेबिलिटी भी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, अथॉरिटी भी होती है। ये सारी चीजें हम अगले चैप्टर में कवर करेंगे। तब तक के लिए आपको इतना पता होना चाहिए, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप, मिडिल एंड लोअर। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे क्वेरी कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं, हम जरूर आपको रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इस टॉपिक के साथ आज हमारा चैप्टर भी फिनिश हो गया, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ आया हो। सबसे पहले हमने क्या कवर किया था? सबसे पहले हमने मैनेजमेंट, उसके बाद हमने इम्पोर्टेंस, उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट किया था, उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट किया था, उसके बाद हमने इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट किया, उसके बाद हमने एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट किए, फिर हमने कोऑर्डिनेशन किया, और आज का हमारा लास्ट टॉपिक था लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आए हो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई भी शर्माने की जरूरत नहीं है। तो आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से रिवाइज करने हैं और पेपर आपको पूरे अच्छे से करके आना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है पेपर में, ठीक है। और आप एक काम और करना, अगर आपको टॉपिक्स और अच्छे से क्लियर करने हैं तो आप एक काम करना, आप बुक से जरूर एक बार रीडिंग लेना इस चैप्टर की, फिर आपको समझ आ जाएगा कि आपको कोई भी टॉपिक छूट तो नहीं रहा है, या फिर आपको कोई भी टॉपिक ऐसा तो नहीं, आपको थोड़ा सा अनक्लियर रह गया है। तो अगर आपको ऐसा कोई भी डाउट आता है तो आप प्लीज मुझसे शेयर करें, और तब तक आप प्लीज एक बार बुक से जरूर रीडिंग लें, और अगली क्लास में हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो तब तक के लिए आपको हमसे जुड़े रहना है, घर पर रहना है और सुरक्षित रहना है, और बस, थैंक यू।